गुड मॉर्निंग क्लास मैंने कल आपको द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी का यहाँ तक आपको रीड करा दिया था और आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, आज हम उसका जो बचा हुआ पार्ट है ना वो कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप अपनी बुक से एक एक चीज़ समझते रहें। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो मैंने आपको सर्वप्रथम तक बता दिया था। आगे था ग्रोइंग मिडिल क्लास इन मेजर्स ऑफ एन एंड टू प्रिविलेजर्स। ओके, आगे देखते हैं। इन द पास्ट पीसेंट एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेट इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैर्सिटी। ओके, अब क्या हो रहा था, तो पहले क्या हो रहा था कि जो लोग थे उस समय वर्कर्स थे, बहुत सारे रिवॉल्ट्स में हिस्सा लेने लगे। वो इसलिए लेने लगे क्योंकि वहाँ पर जो टैक्स था बहुत बढ़ रहा था, फूड बहुत महंगे हो रहे थे। इसलिए इनके कारण जो उनके खिलाफ जो आंदोलन हो रहे थे उसमें जो वर्कर्स या पीसेंट्स थे उसमें भाग लेने लगे थे। और देखते हैं, बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्रामर्स टू कैरी आउट फॉल स्केल measures that would bring about a change in the social and economic order। पर एक तरीके से कहा जाए कि उनके पास ना कोई साधन था और ना कोई फुल स्केल्स प्रोग्राम्स थे जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में बदलाव ला सकें। उनके पास कोई भी इस तरीके का साधन नहीं था जिससे वो इनमें चेंजेस ला सकें। दिस वॉज लेफ्ट टू दीज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट who had become prosperous and had access to education and new ideas। अब ये उन ग्रुप्स पर छोड़ दिया जाता था जो कि तीसरे स्टेट पर हुआ करते थे। थोड़े से रिच भी होते थे वो और पढ़े लिखे भी होते थे और उनके पास कुछ नए विचार भी हो सकते थे। ठीक है, तो उनके पास अगर ये सब होगा तो उनके पास नए नए साधन होंगे। ठीक है, तो ये आइडिया जो उन लोगों पर छोड़ दिए जाते थे। द 18th सेंचुरी witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth and expanding overseas trade and from the manufacturing of goods such as woolen and silk textiles that were exported or bought by the richest members of society। अब 18th सेंचुरी ने यह देखा था कि किस तरीके के सोशल ग्रुप्स थे ना, कुछ उनमें सोशल ग्रुप्स निकले जिनको कि हमने मिडिल क्लास का नाम दिया और उन्होंने जो है अपना जो पैसा कमाया वो ज़्यादातर बाहर विदेशों में थे, अपने बिजनेस को बढ़ाकर कमाया था। जो गुड्स यहाँ पर बनते थे जैसे वूलन है, सिल्क टेक्सटाइल है, उनको या तो एक्सपोर्ट करते थे या उनको लेकर आ जाते थे सोसाइटी के अंदर बड़े बड़े रिच मेंबर्स की हेल्प से। ओके, आगे देखते हैं। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफिशियल्स। ओके, मतलब अब सिर्फ जो मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं थे थर्ड स्टेट में, बल्कि कुछ प्रोफेशंस भी थे जैसे कि लॉयर भी थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। वो सब जो पढ़े लिखे थे और उनका ये मानना था कि कोई भी ग्रुप जो है सोसाइटी में उनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो बर्थ के आधार पर, बर्थ के बेस पर ना दी जाएं। ठीक है, उस समय जो है बहुत ऐसे थे जिन्हें बर्थ के आधार पर, मैंने आपको पहले रीड कराया है, बर्थ के बेस पर उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती। तो ये पढ़े लिखे जो लिखते हैं उनका ये मानना था कि उनको बर्थ के आधार पर सुविधाएँ ना दी जाएँ। रेदर ए पर्सन सोशल पोजिशंस मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, बल्कि जो उनकी सोशल पोजीशन यानी कि उनकी जो हैसियत होनी चाहिए ना वो उनकी काबिलियत से देखी जानी चाहिए, ना कि बर्थ के आधार पर किसी से भेदभाव किया जाना चाहिए। ठीक है, दिस आइडियाज इन विसेगिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल
वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स एज जॉन लॉक्स एंड जैक्वस रोस्क्यू। अब जो आइडियाज़ थे, एक ऐसी सोसाइटी की परिकल्पना, इन आइडियाज़ में एक ऐसी सोसाइटी की परिकल्पना मानो की जा रही थी जिसमें कुछ इस तरीके के विचार थे कि इसमें फ्रीडम या इक्वल लॉज पर बेस्ड दे, कि सबको सुविधाएं मिलनी चाहिए, सबको मौके दिए जाने चाहिए। ये जो है लाई गई थी ना, दो फिलोसोफर्स के द्वारा लाई गई थी। ये जो आइडियाज़ है, जो विचार, वो थे जॉन लॉके और जैक्यूस रोस्क्यू। ठीक है, इनके द्वारा ये विचार लाए गए थे। इन हिज 2 treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। ओके, उनकी जो 2 treatises गवर्नमेंट थी, उसमें उन्होंने यह मांग की थी कि ये जो एक तरीके से ये सिद्धांत जो बनाए गए हैं, बड़े सिद्धांत हैं, इनको मतलब एक तो इनका खंडन किया जाए, साथ ही साथ जो पूरी राइट्स जो हैं राजा के हाथों में, उनको पूरी तरह ख़त्म किया जाए। मोनार्च का मतलब होता है कि सारा शासन जो है राजा के द्वारा ही चलाया जाएगा, एक साम्राज्यवादी शासन जिसमें जो राजा करेगा ना वही होगा, ना कि कोई सिटीजन्स के हिसाब से। ठीक है, मोनार्च शासन उसको बोला जाता था। आगे देखते हैं। रोस्क्यू कैरिड द आइडियाज़ फॉरवर्ड प्रोपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जो रोस्क्यू जो है, उन्होंने, उनका विचार था कि वो ये चाहते थे कि ऐसी गवर्नमेंट बने जिसमें कॉन्टैक्ट रहे पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बीच। ठीक है, इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज मोंटेक्यूज प्रोपोज्ड ए डिवीजन ऑफ पावर विद द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। अब मोंटेक्यू जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। उसमें बताया था कि उन्होंने जो ऐसा प्रपोजल रखा कि जो पावर गवर्नमेंट के अंदर है ना, उसको डिवाइड कर देना चाहिए 3 भागों में। वो कौन कौन से? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव में। द मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द USA after the 13 colonies declared in this independence from Britain। ये जो मॉडल या गवर्नमेंट है का ये USA में अप्लाई किया गया। इसको 13 कॉलोनीज जो हैं इंडिपेंडेंस हो गई थी ब्रिटेन से, तब जो है इन्होंने अप्लाई किया था मॉडल ऑफ गवर्नमेंट इसको USA में। आगे देखते हैं। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स was an important example for political thinkers in France। अब ये जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उन्होंने हर एक के लिए जो राइट्स को गारंटीड किया, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना जो कि फ्रांस में पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके लिए। ओके, द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसोफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफीज हाउसेज एंड स्पीच एमॉन्ग पीपल, टॉक, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, अब जो इस फिलोसोफर्स के जो आइडियाज़ थे उनको पूरी तरीके से डिस्कस किया जा रहा था, जो सैलून्स थे उनमें, कॉफ़ी हाउस थे उनमें, और बात बुक्स और न्यूज़पेपर के द्वारा सारे लोगों में मतलब फैल चुकी थी ये वाली बात। ठीक है, हर जगह ये बात फैल गई थी, हर जगह डिस्कशन चल रहा था। जहाँ पर लोग ग्रुप में बैठते हैं, जैसे सैलून्स की दुकान पर बैठ गए, कॉफ़ी हाउसेस में बैठ गए,